तो लास्ट क्लास में अपन सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे थे, राइट। सर्किट ब्रेकर में आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज एंड आइसोलेटर, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट करता है, राइट। तो उसमें अपन ने बात की थी कि हाउ टू डेवलप दैट आर्क, कि वो आर्क है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है। तो उस आर्क को जो इंटरप्ट करने का काम है या आर्क को एक्सटिंग्विश करने का काम जो है, और मैं कहूँ कि आर्क को जो क्वेंच करने का जो काम है, उसके मेथड आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आर्क को जो इंटरप्शन करने का जो काम है, इट इज आर्क इंटरप्शन। द टू टाइप्स ऑफ मेथड वी आर यूजिंग। दैट फर्स्ट मेथड इज हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन। या इंटरप्शन का मीनिंग क्या है कि उस आर को अपन दूर करना चाह रहे हैं, उसको इंटरप्ट करना चाह रहे हैं, तो बात एक ही है। तो इसको अपन इंटरप्शन भी बोल सकते हैं या आर्क एक्सटिंग्विश भी बोल सकते हैं, राइट। तो जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। आर्क इंटरप्शन या आर्क एक्सटिंग्विश, और वी कैन से आर्क क्वेंच, ठीक है। जो भी वर्ड टेक्निकल वर्ड आप यूज में लेना चाहो वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यह इंटरप्शन का मीनिंग की क्या है, एक्सटिंग्विश करना, फायर को दूर करने का जो काम है, उसको उसी को अपन इंटरप्शन यहाँ पर टेक्निकल वर्ड यहाँ पर दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप्स के मेथड हैं। द फर्स्ट मेथड इज हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन मेथड, राइट। तो इस पर्टिकुलर मेथड में करते क्या है, हम आपको बताना चाह रहा हूँ that high in the this type of method we are using the resistance is to be increased so as to reduce the current to a value insufficient to maintain the arc। तो अपन क्या करने वाले हैं, इस कॉन्टैक्ट के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है उसको अपन इतना लो कर दें ताकि जो करंट फ्लो हो रही है, जो फॉल्ट करंट है, वो इतनी कम हो जाए ताकि उसका जो आर का जो इंटरप्शन है वो कम हो जाए, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, एक अलग पेज लेता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, ये मेरे पास कुछ वोल्टेज सोर्स है, और इस वोल्टेज सोर्स की कुछ सपोज इम्पिडेंस है, तो मान लेता हूँ मैं जेड एस। कुछ इम्पिडेंस है, सपोज दिस इज द जेड एस। और इस इम्पिडेंस के साथ में एक मैंने ये यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा रखा है, दो कॉन्टेक्ट, मूविंग फिक्स कॉन्टेक्ट, मूविंग कॉन्टेक्ट। और इस कॉन्टेक्ट के बीच में सपोज इस तरह की कुछ आर्क को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस टाइप ऑफ आर्क, राइट। और सपोज यहाँ पर कोई फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर मैंने कुछ सपोज में लोड लगा देता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं लोड यहाँ पे लगा देता हूँ। सपोज यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सपोज फॉल्ट आए, तो इस पर्टिकुलर फॉल्ट पर जैसे पॉइंट आएगा तो आपका जो मूविंग कॉन्टेक्ट है फिक्स कॉन्टेक्ट से अलग होगा, और यहाँ पर जो आपकी जो आर्क है वो प्रोड्यूस होगी, राइट। ये अपन सर्किट ब्रेकर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगी, तो आर्क प्रोड्यूस होने पर यहाँ पर कुछ आपका कुछ वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, दिस वोल्टेज इज नोन एज आर्क वोल्टेज, राइट। suppose representation of this voltage is, suppose VA means arc voltage, and the resistance is to be decreased, that resistance of this arc is RA, right। ये मैं suppose RA जम कर लेता हूँ, और इस फोल्ड करंट की वैल्यू जम कर लेता हूँ suppose मैं IF। और इस जो वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज है उसकी वैल्यू मैं जम कर लेता हूँ, suppose this voltage is VS। VS is the source voltage, ZS is the source impedance, RA is the arc resistance, VA is the arc voltage, and IF is the fault current, right। तो जैसे मान लो सपोज यहाँ पे फॉल्ट आया, तो इस फॉल्ट कंडीशन में यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ पे आर्क आपकी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर आपका एक वोल्टेज डेवलप होगा VA, राइट। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हो R इक्वल टू रो एल बाई ए, यही होती है। अब यहाँ पे सपोज इस समझने की कोशिश करना, अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंडक्टेंस निकालते हैं, यहाँ पे इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। इसका मतलब जो है कि जो इंडक्टेंस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के, राइट। अगर सपोज में इस आर की जो लेंथ जो है वो अगर इंक्रीज कर दूं, तो यहाँ पर मेरा जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टेंस यहाँ पर कम हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास सॉरी रजिस्टिविटी कम होगी। रजिस्टिविटी अगर कम होगी तो रजिस्टिविटी केस के अंदर जो आपके पास फोल्ड करंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब कंडक्टेंस जो पार्ट है वो आपका कम हो जाएगा, दैट मीन्स फोल्ड करंट कम हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर होगा क्या, सपोज मान लो यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है वो VA है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है जैसे इंक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब कि अगर रो आपका अगर
रो की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो सपोज मैं रेजिस्टेंस को हाई ले रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस मेरा हाई हो गया, तो हाई रेजिस्टेंस से जो वोल्टेज है वो भी क्या हो गया आपके पास, हाई हो गया। तो इस वोल्टेज को इतना इंक्रीज कर दूं तो कि आपका जो Vs से ज्यादा हो, सपोज Va की जो वैल्यू है अगर Vs से ज्यादा होगी तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो मेरे पास फोल्ड करंट है वो फ्लो नहीं होगी, क्योंकि Va ग्रेटर देन Vs होगा। फ्लो ऑफ करंट कब होगा, जब Vs ग्रेटर देन Va होगा, राइट। अगर मैं Va को Va से ज्यादा कर दूं, ये केस कब हो सकता है, जब इस वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं इंक्रीज करूं, राइट। तो उस केस के अंदर आपका जो फोल्ड करंट है वो इंटरप्ट होगा, फोल्ड करंट आपका जीरो हो जाएगा और आपका जो आर्क है वो आपका रिमूव हो जाएगा, राइट। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, दैट वी हैव यूज्ड हाई रेजिस्टिव सर्किट, राइट। तो हाई रेजिस्टिव सर्किट के लिए मेरे को रेजिस्टेंस इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस को इंप्रूव करूंगा तो वी आपका इंक्रीज होगा, और वी इंक्रीज होगा तो वी से अगर ज्यादा हो गया, अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर सपोज वी से ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स आपकी जो आई एफ है करंट वो जीरो हो जाएगी और आपका जो सर्किट ब्रेकर है दोनों कॉन्टेक्ट आपके ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के केस में आपका जो आर्क है वो आपका रिमूव हो जाएगा, राइट। दिस मेथड इज कॉल्ड हाई रेजिस्टेंस मेथड, राइट। तो इसको रेजिस्टेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि अपन इतना समझ रहे हैं दैट मेथड इज कॉल्ड द हाई रेजिस्टेंस मेथड, राइट। इस मेथड की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर आर्क को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मैंने आपको एक सर्किट्स की हेल्प से आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड हाई रेजिस्टेंस मेथड। इसमें इस मेथड में किसी को डाउट है यहाँ तक? चैट बॉक्स में लिख दिया करो, ये कोई भी नहीं है क्या प्रेजेंट यहाँ पे? जब रामायण थोड़ा सुननी है अपन को, बताओ, आराम से मस्त रहो। ये जो डाउट है वो पूछो मुझे, ये जो चैट बॉक्स में आंसर दे दिया करो ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड करंट जीरो इंटरप्शन। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड करंट जीरो इंटरप्शन। अब इस करंट जीरो इंटरप्शन का मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास वोल्टेज सोर्स, सपोज मेरे पास करंट जो है इस फॉर्मेट में, इट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो सपोज मैं एक अल्टरनेटिंग करंट बना देता हूँ। तो एक क्वेश्चन का आप आंसर देना कि सपोज मेरे पास ये अल्टरनेटिंग करंट है और सप्लाई सप्लाई सपोज अपन इंडिया में इसमें ले रहे हैं एफ इक्वल टू 58, ठीक है। तो दिस करंट वेव फॉर्म इज आई, और करंट क्यों कौन सी होगी, साइनसोइडल होगी, तो मैं एक साइनसोइडल वेव फॉर्म में यहाँ पे बना देता हूँ। दिस वेव फॉर्म इज साइनसोइडल, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे ये बताओ कि सपोज मेरे पास 58 फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो एक सेकंड के अंदर, इन इन वन सेकंड, इन वन सेकंड आपके एक सेकंड के अंदर यहाँ पर जीरो करंट कितनी बार आएगा, जीरो करंट का मतलब है जीरो करंट पॉइंट, ये जीरो करंट पॉइंट है, ये आपका जीरो करंट पॉइंट है, ये आपका जीरो करंट पॉइंट है। दिख रहा है आपको, दी जाता है करंट जीरो पॉइंट, इसको मैंने लिखा है करंट जीरो इंटरप्शन। यहाँ पर बताओ कि नंबर ऑफ करंट जीरो पॉइंट कितने बार आएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स आएंगे एक सेकंड में। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सिंपल सी। मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो और आपके पास जो करंट जो है साइनसोइडल है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर एक सेकंड के अंदर करंट जीरो कितने आएंगे, हाउ मेनी करंट जीरो पॉइंट, कितने पॉइंट्स आएंगे? 150। जितेंद्र कह रहा है 150। भाई 35 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 35 में सिर्फ एक को ही पता है क्या? 150, जितेंद्र कह रहा है 150, कितने कितने संतुष्ट हैं कि 150 होंगे जितेंद्र की बात से? जितेंद्र कह रहा है कि एक सेकंड में 150 आएंगे। और और कोई नहीं बता रहा?
मेरे को पूछना पड़ेगा यार, तो पूछते प्रथम तो भाग गया है। कितने आएंगे? राहुल राहुल भी कह रहा है 150। राहुल भी कह रहा है 150, जितेंद्र भी कह रहा है 150। जयप्रकाश कितने आएंगे? तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपसे, इफ द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, आपके पास साइंस और सप्लाई है, तो नंबर ऑफ करंट जीरो पॉइंट कितने आएंगे? हाउ मेनी करंट जीरो पॉइंट? भाई सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास एक वेवफॉर्म है, ठीक है। इस वेवफॉर्म के अंदर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। आपको लग रहा है कि ये जो 20 मिली सेकेंड है, ठीक है, 20 मिली सेकेंड है, 101 पॉइंट आएंगे। जितेंद्र कह रहा है 101 पॉइंट आएंगे। जितेंद्र का आंसर चेंज हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल 101 पॉइंट आएंगे। बट जो फर्स्ट वाला, जो लास्ट वाला जो पॉइंट होगा, वो नेक्स्ट वाले के लिए इनपुट फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई देयर इज 100 पॉइंट्स, राइट। तो 20 मिली सेकेंड में आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट आ रहे हैं। इफ 20 मिली सेकेंड में आपके पास 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ, इफ 20 मिली सेकेंड, इन 20 मिली सेकेंड देर इज 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। तो आपके पास एक सेकेंड के अंदर कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 2/20 इंटू 0.001, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स होंगे? 100 पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100 आपके करंट जीरो पॉइंट्स होंगे एक सेकेंड के अंदर, राइट। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है करंट जीरो इंटरप्शन में? कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास एक सेकेंड में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 100 करंट जीरो पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करना चाह रहा है कि जैसे सपोज मान लो कि फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुई, जैसे मान लो कि फर्स्ट साइकिल जैसे कंप्लीट हुई, ये फर्स्ट साइकिल में तो आपके ट्रांजेंट आ रहे हैं। फर्स्ट साइकिल जैसे कंप्लीट हुई, तो जैसे इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आपके जो सिस्टम में जो पावर है वो कितनी हुई? जीरो पावर हुई, करंट जीरो है। तो जैसे इस पॉइंट पे पावर जीरो होगी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन आर को रिमूव कर सकते हैं। मतलब इसका वीक पॉइंट मिल गया। यानी मतलब है कि किसी का कोई वीक पॉइंट मिल जाता है, अगर हम उस वीक पॉइंट पर अगर हम उसे अटैक कर दें, तो ऑब्वियसली बात है कि वो काम नहीं करेगा, राइट। तो एक करंट जीरो इंटरप्शन का कॉन्सेप्ट भी वही है कि 10 मिली सेकेंड में, या फिर मैं कहूँ कि एक सिर्फ हाफ साइकिल में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास क्या होगी? करंट जीरो। तो करंट जीरो की दैट मीन्स पावर जीरो होगी, पावर जीरो मीन्स एनर्जी जीरो होगी, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में जो है ये वीक पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट पर अपन आर को रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो एनर्जी जीरो की केस के अंदर अपन आर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अपन यूज मिलेगी, दैट इज करंट जीरो इंटरप्शन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड करंट जीरो इंटरप्शन। वी आर रिमूविंग द आर्क और क्वेंचिंग द आर्क एट द करंट जीरो पॉइंट इन द फर्स्ट साइकिल। अपन कोशिश करेंगे फर्स्ट साइकिल में कंप्लीट हो जाए, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ आपको मैंने बताया था कि कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज में लेते हैं, आइदर लिक्विड और गैस। तो उनका काम यही होता है कि इस करंट जीरो पे वो अटैक करते हैं, उस पॉइंट को भी यहाँ पर आर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर आपके पास जो पावर है वो जीरो होगी और एनर्जी भी आपकी जीरो होगी, राइट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड करंट जीरो इंटरप्शन। समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है? दिस मेथड इज कॉल्ड करंट जीरो इंटरप्शन, ठीक है। तो उस इस पर्टिकुलर मेथड को समझाने के लिए कुछ कुछ लोगों ने थ्योरीज दी हैं, अपनी अपनी थ्योरीज हैं। तो जो थ्योरीज तो खूब सारी दी है लोगों ने, बट जो दो थ्योरीज को अच्छा माना गया है, तो दो वही तो थ्योरी अपन डिस्कस करेंगे। दैट फर्स्ट थ्योरी इज कॉल्ड स्लीपेंस या रिकवरी रेट थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी इज कॉल्ड रिकवरी रेट थ्योरी और द स्लीपेंस थ्योरी। इसको मैं क्या कहूंगा? रिकवरी रेट थ्योरी गिवन बाय द स्लीपेंस, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्लीपेंस थ्योरी। तो दोनों के दोनों नाम से अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बताया कि एक्चुअल में आर क्या है? एक तरह से जो अपने पास जो चार्ज कैरियर है वो आयनाइज हो जाते हैं। मतलब चार्ज का कैरियर से आयनाइज होंगे, तो आयनाइज केस के अंदर क्या होगा? आपकी आर्क प्रोड्यूस होगी, राइट। तो उसने क्या बताया कि अगर हम इन चार्ज कैरियर्स को, अगर इन चार्ज कैरियर्स की जो वोल्टेज डेवलप करने की जो स्पीड है, या मैं कहूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वोल्टेज जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं,
अगर उस वोल्टेज से अपन क्या करें, इसको आर को रिमूव कर दें, तो दैट मीन्स आपका जो आर्क है वो रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, मैंने भी बताया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिस स्पीड से वोल्टेज डेवलप हो रहा है, जिस स्पीड से इसका वोल्टेज डेवलप हो रहा है, उससे ज्यादा स्पीड की वोल्टेज से अपन इसको डेवलप कर दें, ताकि आपकी जो फॉल्ट करंट है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो कंसेप्ट इज सेम बेसिस पे इतने स्लीपिंग थ्योरी ने बताया है that arc is a column of ionized gases. To extinguish the arc, the electrons and ions to be removed from the gap immediately after the current reaches at current zero. ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही मान लो जीरो पॉइंट पे आया, उस पर्टिकुलर केस में क्या कर सकते हैं, अपन इसको दूर कर सकते हैं। तो दो तरीके से दूर कर सकते हैं इसको। या तो अपन क्या करेंगे, उन आयस को रिकम्बाइन कर दे, पॉजिटिव और नेगेटिव है, न्यूट्रल बन जाएंगे। और न्यूट्रल बन जाएंगे तो आपके पास चार्ज के लिए नहीं लेंगे, चार्ज के लिए नहीं होगा तो आपके पास जो आर्क है प्रोड्यूस नहीं होगी। तो फर्स्ट केस में क्या कर सकते हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिमूव कर सकता हूँ आइदर बाय द रिकम्बाइंड इनटू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसमें पास पॉजिटिव आयंस है, एक नेगेटिव आयंस है। अगर मैं इनको रिकम्बाइन करता हूँ तो आपके पास कौन सा नहीं बचेगा, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर सकता हूँ मैं, कंबाइन कर सकता हूँ। तो मेथड आपका डिफरेंट हो सकता है, बट फर्स्ट मेथड इज आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिकम्बाइन कर सकता हूँ, दैट इज फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है, बाय स्वीपिंग देम अवे बाय इंसर्टिंग ए इंसुलेटिंग मटेरियल इनटू द गेट। जो मेरे पास कॉन्टेक्ट है, सपोज मेरे पास एक कॉन्टेक्ट है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इन कॉन्टेक्ट में मैं एक इंसुलेटिंग मटेरियल इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम ही बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही बोलते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, वो इसमें जब इंसर्ट कर दूं, तो उस केस के अंदर भी क्या कर सकता हूँ, उसको मैं न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ कुछ आयंस को। अगर मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगा, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो आर्क वो रिमूव हो जाएगी। तो अल्टीमेटली वी आर रिमूविंग द चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस आर द चार्ज कैरियर्स, राइट। तो वी आर रिमूविंग द चार्ज कैरियर, or we can say we are neutralizing the charge carriers, we can extinguish this arc. That is given by the recovery rate theory. अबे रिकवरी रेट नाम क्यों दिया इसको? रिकवरी रेट इससे नाम दिया है कि जिस स्पीड से आपका वोल्टेज डेवलप हो रहा है, उस जिस स्पीड से आपका आयोनाइजेशन हो रहा है, इसको मैं नेक्स्ट एक टर्म देता हूँ, दैट इज आयोनाइजेशन, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो बन रहा है, दैट इज आयोनाइजेशन। जिस स्पीड से आयोनाइजेशन हो रहा है, उससे ज्यादा स्पीड से उसको मैं रिकम्बाइन कर दूं, दैट मीन्स उसकी जो रिकवरी रेट है, उसके ज्यादा स्पीड से उसको रिकवरी रेट इसकी ज्यादा हो जाए, दैट मीन्स उस कॉन्सेप्ट के अंदर मेरा क्या हो सकता है, आर्क रिमूव हो सकता है, राइट। तो कॉन्सेप्ट इज व्हेन, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेट ऑफ d by dt, if dv by dt is greater than dvr by dt। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास dv by dt का मतलब है द रेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज। डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज का मतलब क्या है कि जो मैंने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो यूज में लिया है, ठीक है, और वो जो वोल्टेज डेवलप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिकवरी वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इससे ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स आपके पास रिमूव जो आर्क है वो रिमूव हो जाएगा। डीवीआर बाई dt में इट इज रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज, मैं लिख देता हूँ। तो आपको दो टेक्निकल यहाँ पे टर्म आ रही है, वन इज दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज। डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है जो कि अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपन ने इंसर्ट किया है। दिस dVr by dt is the rate of change in restacking voltage। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रीस्टैकिंग वोल्टेज क्या है, आगे आएगा। व्हाट इज द रीस्टैकिंग वोल्टेज? रीस्टैकिंग वोल्टेज का मतलब ये है, यहाँ मैं बताया तो एक बार, कि जो मैंने यहाँ पर करंट जीरो की थी, सपोज मान लो कि आपके पास फोल्ड करंट कुछ इस तरीके से चल रहा है, कुछ फोल्ड करंट आया, यूं गया, मतलब फोल्ड करंट यूं आया और यूं जाके इस पॉइंट पे क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। तो इस करंट जीरो के बाद में जो मेरे पास वोल्टेज स्टार्ट होगा, ट्रांजिएंट वोल्टेज, जो ट्रांजिएंट वोल्टेज आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में, दैट इज कॉल्ड द रीस्टैकिंग वोल्टेज। तो क्या बताना चाह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज के से ज्यादा स्पीड से अपन एक डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस कर दें, ताकि वो जो फोल्ड करंट को जीरो कर सकता है या फिर उसको रिमूव कर सकता है, राइट। ठीक है, तो इस स्पीड से अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको अपन को इस वोल्टेज की स्पीड से आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा करोगे
तो आप ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्टिव मीडियम को आप यूज में ले रहे हो वो वोल्टेज की जो रेट ऑफ चेंज वोल्टेज वो ज्यादा करेगा। जैसे ही ज्यादा करेगा तो आपका जो सोर्स वोल्टेज से जैसे ही ज्यादा हुआ तो आपकी जो फॉल्ट करंट है वो रिमूव हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो आर्क है वो आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, तो जो स्लीपेंस जो है उसने ये वाली थ्योरी जो दी है अपने हिसाब से। ठीक है, अभी गलत है सही है वो अपन को नहीं पता, बट ये थ्योरी उसने दी है। थ्योरी इज नॉट द ऑलवेज राइट और रॉन्ग, अपन ये नहीं कह सकते कि थ्योरी गलत है या सही है, इन्होंने मानी है, जिसने दी है तो इन्होंने मान लिया कि ऐसा होता है। ठीक है, दैट इज गिवन बाय द रिकवरी रेट थ्योरी। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना, कोई डाउट आ जाए तो पूछ लेना। इसमें किसी को डाउट है तो ये आंसर दे दिया करो फटाफट, टाइम मत लगाओ। ओके, नेक्स्ट थ्योरी इज, इसमें देखो मैंने बता रखा है, यहाँ पे बता भी रखा है, इधर देखिए इस ग्राफ में बता भी रखा है। सपोज एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले रखा है और वाई एक्सिस पे वोल्टेज दे रखा है। दिस ग्राफ शोन द डी वी डी डी बाई डी टी, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज। ठीक है, और ये जो रीस्टैकिंग वोल्टेज वाला ग्राफ है, दैट इज इसकी जो स्लोप मान लेता हूँ मैं डी वी आर बाई डी टी। दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, अगर इसकी जो स्लोप है इससे अगर हायर होगी, दैट मीन्स इस केस के अंदर क्या होगा, आपके पास आर्क जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगी, आर्क आपकी रिमूव हो जाएगी। इस सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में जो रीस्टैकिंग वोल्टेज की जो स्पीड है डी वी आर बाई डी टी, वो डी वी बाई डी टी से कम है। अगर कम है दैट मीन्स आपकी जो आर्क है वो एक्सटिंग्विश नहीं होगी। ठीक है, तो इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हो, राइट। इफ डी वी बाई डी टी ग्रेटर देन डी वी आर बाई डी टी, दैट मीन्स आर्क विल extinguish. If dVr by dt is less than dVd by dt, that means arc does not extinguish, right? तो इन दोनों ग्राफ से भी आप समझ सकते हो, तो मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ भी बताया। ठीक है, तो ग्राफ से भी आप समझ सकते हो। सेकेंड थ्योरी इज एनर्जी बैलेंस थ्योरी, राइट। अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो मेथड है करंट जीरो इंटरप्शन की है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको कि जैसे ही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका करंट जीरो हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे क्या होगा, पावर भी आपकी जीरो हो जाएगी और आपकी एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, राइट। अब वो ये बताना चाह रहा है कि जिस पर्टिकुलर स्पीड से मतलब कि एक तरह से एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, एक तरह से हीट है, और हीट मतलब पावर है, और पावर क्या एक तरह से हीट है, आई स्क्वायर आर इनटू टी, राइट। तो एक तरह से जो हीट उसकी डेवलप हो रही है, जो आर्क में हीट, जो हीट डेवलप हो रही है, अगर जिस स्पीड से अगर हीट डेवलप हो रही है, राइट, ओ सॉरी, इसको मैं बोल सकता हूँ कि जिस स्पीड से आपकी जो हीट डेवलप हो रही है, अगर मैं उससे ज्यादा स्पीड से उसको मैं क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो क्या हो जाएगा, आर्क जो है एक्सटिंग हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ द स्पीड, मैंने आपको यहाँ पर बताता हूँ, इफ द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ हीट इज फास्टर देन रेट ऑफ हीट जनरेशन, अगर मान लो कि जिस स्पीड से वो हीट जनरेट हो रही है उससे फास्टर मैं उस हीट को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, दैट मीन्स आर क्या हो जाएगी, आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। बट अगर मैं जो हीट जनरेशन है वो अगर हीट ऑफ डिसिपेशन, डिसिपेशन का मतलब क्या है, हीट रिमूवल, राइट, उससे अगर कम हो जाए, दैट मीन उसके अंदर क्या होगा, आपकी जो आर्क जो जो है एक्सटिंग्विश नहीं रहेगी, नेक्स्ट आर्क साइकिल की रहेगी। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि मेरे पास ये करंट की साइकिल्स है, राइट। इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं अपन, हीट को जो आर को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो जिस स्पीड से, स्पीड क्या है मेरे पास पावर की, डी पी जी बाई डी टी, क्योंकि जनरेट हो रही है तो इसको मैंने जी से नोट कर दिया, तो डी पी जी बाई डी टी, राइट राइट। तो जिस स्पीड से ये पावर जो जनरेट हो रही है, एनर्जी या मैं कहूँ हीट जो जनरेट हो रही है, अगर मैं रिमूवल जो स्पीड है उसको मैं मान लेता हूँ डी पी आर बाई डी टी, डी दिस इज डी पी आर बाई डी टी। इफ डी पी आर बाई डी टी इज ग्रेटर देन डी पी जी बाई डी टी, तो उस केस के अंदर क्या होगा, मेरी जो आर्क है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो इन दिस पर्टिकुलर केस मैं लिखता हूँ डी पी आर बाई डी टी इज ग्रेटर देन डी पी जी बाई डी टी। इस केस के अंदर जो आर्क जो है आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। बट इसके अगर जस्ट अपोजिट हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, अगर ये जो स्पीड जो है आपकी
जो हीट जो रिमूवल की जो स्पीड है वो अगर इससे कम हुई, दैट मीन्स उसके अंदर आपका जो आर्क जो है एक्सटिंग्विश नहीं होगा, राइट। आर्क नॉट एक्सटिंग्विश, राइट। इसका मतलब क्या है कि उस स्पीड से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली दोनों थ्योरी ने दोनों जो थ्योरी है उन्हें बात सेम कही है, बस बात को कहने का तरीका अलग है, ठीक है। उसने वोल्टेज की टर्म्स में बोला है, इसने पावर की टर्म्स में बोला है, हीट की टर्म्स में बोला है, ठीक है। तो बोथ थ्योरीज आर गिवन बाय द डिफरेंट पर्सन। वन थ्योरी इज गिवन बाय द स्लीपेंस एंड वन थ्योरी इज गिवन बाय द, इसका भी नाम है, इसका नाम है केसी, इसने केसी ने दी है, दिस गिवन बाय द केसी, तो इसको केसी थ्योरी बोलते हैं, राइट। तो दोनों थ्योरी और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने दी है, ठीक है, बट बात सेम कर रहा है। बात क्या कर रहा है कि जिस स्पीड से मैं आर जो जनरेट हो रही है उस स्पीड से मैं अगर आर को रिमूव कर दूं, दैट मीन्स आपका पास जो है आर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अगर उस स्पीड से मैं नहीं कर पाता हूँ, दैट मीन्स आर मेरा पास क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश नहीं होगा। तो अल्टीमेटली वी हैव टू extinguish this R either two types of method, either we are combining the iron, ठीक है, either combining iron or we can add the dielectric medium, right। There are two types of method we are using to extinguish this R in the method of current zero interruption, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछो। आंसर फटाफट दिया करो वरना मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज रीस्टैकिंग वोल्टेज एंड रिकवरी वोल्टेज। अभी मैंने जो बात की थी रीस्टैकिंग वोल्टेज डी वी आर बाई डी टी, तो अब बात करते हैं कि रीस्टैकिंग वोल्टेज क्या है, राइट। तो एक तरह से रीस्टैकिंग वोल्टेज है क्या कि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे वो वोल्टेज जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर या मैं कहूँ करंट जीरो पॉइंट पर जैसे ही वोल्टेज आएगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में जो मेरे पास ट्रांजिएंट वोल्टेज आ रहा है दैट इज कॉल्ड द रीस्टैकिंग वोल्टेज। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, एट द, इस पे लिख भी रखा है, एट द इंस्टेंट ऑफ द आर्क इज एक्सटिंग्विश एट द इंस्टेंट ऑफ करंट जीरो। जिस पर्टिकुलर करंट जीरो पर मेरे मेरे पास आर्क एक्सटिंग्विश हो रही है उसके जस्ट बाद, आफ्टर द आर्क हैज बीन एक्सटिंग्विश, the voltage across the breaker terminal does not normalize instantaneously but will oscillate and there is a transient voltage, right। तो जो transient जो voltage है that is called the restacking voltage। तो मैंने ये बता रखा है the transient voltage which appears across the breaker contact at the instant of R being extinguished is known as restacking voltage, right। तो जिस करंट जीरो पर वो वोल्टेज जो है वो आर्क जो है रिमूव हुई है उसके जस्ट बाद में जो वोल्टेज ना डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड द रीस्टैकिंग वोल्टेज, राइट। सेकेंड टर्म इज रिकवरी वोल्टेज। रिकवरी वोल्टेज क्या है? रिकवरी वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस द ब्रेकर कॉन्टेक्ट आफ्टर द आर इज फाइनली एक्सटिंग्विश। जब मेरे पास फाइनली एक्सटिंग्विश हो जाएगी उसके बाद में जो मेरे पास वोल्टेज आएगा देखिए रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। अब बात तो सेम लग रही थी जब आर्क जब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, आर को मैंने जब रिमूव किया था तब भी वही वोल्टेज होना चाहिए था। अब आर को आफ्टर आर के बाद में वही वोल्टेज होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। उस आर को रिमूव करने में कुछ टाइम लेता है, मिली सेकेंड या फिर कुछ माइक्रो सेकेंड का टाइम लेता है, राइट। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पर मैंने स्टार्ट किया था आर को रिमूव करना उस पॉइंट पर जो वोल्टेज आएगा दैट इज रीस्टैकिंग वोल्टेज। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरी रिमूव हो जाएगी आर दैट इज रिकवरी वोल्टेज। दैट इज डिफरेंस बिटवीन रीस्टैकिंग वोल्टेज रिकवरी वोल्टेज। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ उससे आपको क्लियर होगा एक्चुअल में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सपोज मेरे पास कोई ट्रांजिट वोल्टेज आ रहा है सपोज, ओके। कोई मेरे पास कोई वोल्टेज आ रहा है, कोई मेरे पास वोल्टेज आया सपोज, ये मेरे पास कुछ वोल्टेज है, ये कुछ वोल्टेज आ रहा है कुछ इस तरह का। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज मैं आर को रिमूव करना चाह रहा हूँ, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में जो भी वोल्टेज मेरे पास आएगा, राइट, इट इज कॉल्ड रीस्टैकिंग वोल्टेज, ठीक है। और सपोज नॉर्मल जो वोल्टेज है उसकी मैं वेवफॉर्म बना देता हूँ तो उससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से वोल्टेज आएगा। सपोज मेरे पास एसी वेवफॉर्म की वोल्टेज की वेवफॉर्म, वेवफॉर्म एसी वोल्टेज, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में क्या आएगा, ट्रांजिएंट आएंगे। तो ट्रांजिएंट सपोज कुछ इस तरह के कुछ ट्रांजिएंट आ रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट के बाद में सपोज मेरे पास ये वोल्टेज वापस जो वोल्टेज एक्चुअल वोल्टेज था वो वैसा वैसा आ रहा है, राइट। तो इस पॉइंट पे तो क्या हुआ,
आपकी आर्क जो है रिमूव होना स्टार्ट हुई, जस्ट रिमूव होना स्टार्ट हुई है। तो जैसे ही रिमूव होना स्टार्ट हुई है, इस पर्टिकुलर पॉइंट बाद में जो वोल्टेज मेरे पास आ रहा है, ठीक है, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड द रीस्टैकिंग वोल्टेज। तो इस वोल्टेज को मैं क्या कहूंगा, रीस्टैकिंग वोल्टेज, राइट। और इसके जस्ट बाद में जो मेरे पास जो ओरिजिनल वोल्टेज था, ओरिजिनल वोल्टेज कौन सा था, जो मेरे पास एसी वेवफॉर्म थी, उस वोल्टेज को वापस में रिकवर अप कर लिया, राइट। जिस जिस जो मेरे पास वेवफॉर्म थी वोल्टेज की, उसको वापस इसने रिकवर अप कर लिया, वो सेम वोल्टेज आ गया इस पॉइंट बाद में। तो इस वोल्टेज को बोलूंगा दैट इज द रिकवरी वोल्टेज। क्या बोलूंगा, रिकवरी वोल्टेज। अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं, शॉर्ट में इतना सा है कि जो रीस्टैकिंग वोल्टेज एक तरह से ये क्या है, ट्रांजिएंट वोल्टेज। इससे आपको क्लियर हो जाएगा, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, दैट इज ट्रांजिएंट वोल्टेज, ठीक है। और ये एक तरह से रिकवरी वोल्टेज क्या है, इट इज अ स्टेडी स्टेट वोल्टेज। इसको आपको और क्लियर हो जाएगा इस टर्म से, इट इज अ स्टेडी स्टेट वोल्टेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट के बाद में जो ट्रांजिएंट आए, तो ट्रांजिएंट वाला जो वोल्टेज है वो कौन सा है, रीस्टैकिंग वोल्टेज। और जो मेरे पास स्टेडी स्टेट आ गया, ओरिजिनल जो आ गया, इसको बोलते हैं रिकवरी। इसका मतलब वापस अपने रिकवर कर लिया वोल्टेज, इट इज कॉल्ड रिकवरी वोल्टेज, राइट। रिकवरी वोल्टेज को मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टेडी स्टेट वोल्टेज। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रांजिएंट वोल्टेज, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रीस्टैकिंग वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज। तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइम देता है उसको आर को रिमूव करने का। ऐसा नहीं है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने करंट जीरो इंटरप्शन लगाया तो उसी पॉइंट पे ही वो आर्क रिमूव हो जाएगी। कुछ टाइम वो लगाएगा, राइट। तो कुछ टाइम लगाने के बाद में ही वो आर्क को रिमूव कर पाए, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज एंड रिकवरी वोल्टेज। इसमें किसी को डाउट है? समझ में आ गया सबको? तो इसी का ही मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है ऊपर, ये वाला डायग्राम यही बना रखा है, वोल्टेज की वेवफॉर्म है। अब ये जो वोल्टेज देखो मैंने बनाया है, ये बहुत ऊपर तक जा रहा है, ठीक है ना, इसकी पीक ये अपन आगे समझेंगे क्यों जा रहा है, ठीक है। तो रीस्टैकिंग वोल्टेज का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एक डेरिवेशन है छोटा सा, जिसमें अपन रीस्टैकिंग वोल्टेज अपन फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज वी हैव अज्यूम देयर इज ए सोर्स, जनरेटर सोर्स, and there is a bus bar and there is a transformer, and in transmission line I connected a circuit breaker, and suppose we have created a fault in the transmission line, right। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को मैंने एक सर्किट डायग्राम के में डिनोट कर दिया है। यहाँ पर जनरेटर जो सोर्स है इसको मैंने वीएम अज्यूम कर लिया है, दैट मैक्सिमम वोल्टेज इज वीएम सपोज। एंड इस ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन लाइन की मिला के इसको मैंने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैपेसिटेंस is assuming that is L and C, right? That is L and C, ठीक है। It is L is the inductance and C is the capacitance, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडक्टेंस मैंने L से नोट किया, कैपेसिटेंस को C से नोट किया, राइट। एंड करंट थ्रू दिस L and C that is I, राइट। और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टेक्ट है, और यहाँ पर आपका फोल्ट यहाँ पे क्रिएट होगी, और फोल्ट को मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है, और इस पॉइंट को ग्राउंड कर रखा है ताकि आपको इजीली हो समझ में, ठीक है। इसका मैंने सर्किट डायग्राम बना दिया। अब इसमें क्या मुझे निकालना है, वोल्टेज निकालना है, रीस्टैकिंग वोल्टेज। तो रीस्टैकिंग वोल्टेज मतलब सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी सिंपल एलसी सर्किट है, तो इसमें आप केवीएल लगा दो। सपोज एल के क्रॉस वोल्टेज में मान लेता हूँ वी एल, और इसके क्रॉस में मान लेता हूँ वी सी, ठीक है। तो यहाँ पर केसीएल लगाओगे तो क्या आएगा, वी एम इक्वल टू वी एल प्लस वी सी, लगा सकते हो आप इजीली। और यहाँ पे VL is the voltage across inductance that is given by the L di by dt। तो L di by dt मैंने लिख दिया है। and voltage across capacitor is given by the 1 by C integration I dt। तो मैंने वही लिखा है। अब इसके बाद में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, Vm is a constant quantity, तो इसका मैं ले सकूंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो Vm by S। L di by dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा dt S into Is प्लस, और 1 by C आपका कांस्टेंट है वो dt आ जाएगा, और इंटीग्रेशन आई डी टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज आई एस डिवाइड बाई सी एस, सॉरी आई एस डिवाइड बाई एस, 1 बाई सी तो बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे करंट, सबसे पहले मुझे करंट निकालना है सपोज। तो करंट के लिए मैं सपोज इसमें आई एस को कॉमन ले लिया है, एल एस प्लस 1 बाई सी एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एल एस और सी एस दैट इज एल सी एस स्क्वायर एंड प्लस 1 डिवाइड बाई सी एस। और इसमें आप एल सी को कॉमन ले लीजिए ताकि मुझे एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए,
इसलिए मैंने एलसी को यहाँ पर कॉमन ले लिया, राइट। एलसी को जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ से सी से सी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एस से आपका ये एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास एल इंटू एस स्क्वायर प्लस 1/एल। यहाँ पे आई एफ को, ये पूरी टर्म्स को आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो ये वाला जो पार्ट आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट इज वी एम डिवाइड बाई एल 1/s² प्लस 1/एल। यहाँ पर इसको ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूले को बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1/√L से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। √LC से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो आपके पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए मुझे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो 1/√LC का होल स्क्वायर होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, √LC से मल्टीप्लाई करके मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इस 1/√LC को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज दिस इज द ओमेगा एन, ठीक है। ये मैं अगर ओमेगा एन अज्यूम कर लूंगा तो ये वाला ओमेगा एन बन जाएगा, इसको मैं ओमेगा एन स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। इसको मैं ओमेगा एन स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ओमेगा एन डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ से रूट एल है, यहाँ से एल है, तो इससे कैंसिल आउट होगा, ये रूट एल बच जाएगा, और ये रूट सी आपका यहाँ पे, तो वी एम रूट सी बाई एल ओमेगा एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब इसका आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी एंड दिस लाप्लास इनवर्स लाप्लास ऑफ ओमेगा एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा एन टी। यहाँ पे साइन ओमेगा एन टी आता है, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर, रीस्टैकिंग वोल्टेज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर। तो ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, इसका मतलब ये जो वोल्टेज के क्रॉस, जो सर्किट ब्रेकर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा। तो अगर मैं VC निकाल लूं, VC नथिंग बट दिस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दोनों जो पैरेलल में है तो दोनों वोल्टेज आपके सेम होंगे, राइट। दिस इज द रीस्टैकिंग वोल्टेज, ठीक। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मुझे निकालना है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मैं निकाल सकता हूँ, VC इक्वल टू 1/C आई डी टी, ठीक। तो आई निकाल चुके हो आप, आई टी इंटू डी टी, यहाँ पे आई फाइंड आउट कर चुके हो, तो इसमें आप पुट कर दीजिए। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर मैंने VC फाइंड आउट कर दिया 1/C इंटीग्रेशन आई डी टी। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज माइनस कॉस ऑफ ओमेगा एन टी डिवाइड बाई ए है, तो नीचे ए भी आ जाएगा, दैट इज ओमेगा एन। लिमिट पुट कर दीजिए 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा एन टी, और जो ओमेगा एन है और 1/√LC है, ये 1/√LC क्या बन जाएगा, दैट इज ओमेगा एन। तो यहाँ पर ओमेगा एन और ओमेगा एन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ओमेगा एन कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो रीस्टैकिंग जो वोल्टेज है उसकी जो VC का मतलब ही रीस्टैकिंग वोल्टेज है, मैंने आपको बताया दोनों पैरेलल में है। तो रीस्टैकिंग वोल्टेज का जो है फॉर्मूला दैट इज Vm 1 माइनस cos ओमेगा एन टी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कितना होना चाहिए, दैट इज द -1। तो -1 के लिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको पाई कर सकते हैं। तो ओमेगा एन टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी है, पाई डिवाइड बाई ओमेगा। अगर मैं टी की वैल्यू पाई डिवाइड बाई ओमेगा एन कर देता हूँ, तो उस केस में इसकी वैल्यू cos ऑफ पाई दैट इज -1। तो -1 यहाँ पे आपके पास +1 एन +1 कितना हो जाएगा 2Vm। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी 2Vm, तो आप देख भी सकते हो। तो इसका मतलब जो पीक जो है वो कहाँ तक जाएगी, 2Vm तक जाएगी। सपोज दिस इज Vm, ये Vm है, तो इसका मतलब जो रीस्टैकिंग वोल्टेज जो मैक्सिमम पीक है वो कहाँ तक जाएगी, 2Vm तक जाएगी, इसके जस्ट डबल तक, ठीक है। तो इसका मतलब जो पीक जाएगी ये 2Vm तक जाएगी, ये वाली पीक जो, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो पीक जो है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 2Vm तक जा रही है, ठीक है। मैक्स इसको मैं क्या कहूंगा, मैक्सिमम ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज। अब एक और टर्म आती है दैट इज रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RRRV बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, RRRV, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज। तो RRRV को मैं किससे नोट करता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू रीस्टैकिंग वोल्टेज। रीस्टैकिंग फॉर्मूला इज द Vm 1 माइनस cos ओमेगा nt। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1 का 0 हो जाएगा, cos का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, राइट। तो Vm ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी, इसके मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज की। तो इसकी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, 90 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री कर दूंगा तो ये 1 बन जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, Vm ओमेगा एन, इसकी आपकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, एक तो ये वाला रेट ऑफ राइज ऑफ, इससे कोई न्यूमेरिकल बनेगा नहीं, बस आपको सिर्फ ये डेरिवेशन करना है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये डेरिवेशन में किसी को डाउट है तो आप पूछ। नेक्स्ट ये है कि ये अपनी जो रीस्टार्टिंग जो वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है, ये जो ट्रांजिएंट आ रहे हैं, कि ये सब ट्रांजिएंट क्या है, दिस इज द प्रॉब्लम। अपने पास क्या है, दिस इज द प्रॉब्लम, ये अपने पास प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या चाहिए मुझे, कोई ना कोई कोई रेमेडी चाहिए। कोई बीमारी है तो बीमारी का उपचार भी चाहिए। बीमारी का उपचार क्या है, बीमारी का उपचार नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, रेजिस्टेंस स्विचिंग। तो रेजिस्टेंस स्विचिंग इज द, एक तरह से इसको बोलते हैं रेमेडी ऑफ दैट रीस्टैकिंग वोल्टेज। तो उस रीस्टैकिंग वोल्टेज को दूर करने का जो काम है वो रेजिस्टेंस स्विचिंग करेगी। अभी रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या है, रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नथिंग बट द, देयर इज अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर जो कॉन्टेक्ट है वहां पे रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दूंगा, उस रेजिस्टेंस की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर आपका क्या हो सकता है, रीस्टैकिंग वोल्टेज जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, उस रीस्टैकिंग वोल्टेज को हटाना है, दूर करना है। तो दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दूंगा, राइट। दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस स्विचिंग, राइट। अब रेजिस्टेंस स्विचिंग के कॉन्सेप्ट, अब मुझे पता लगाना है कि मेरा जो रेजिस्टेंस है इसकी क्या वैल्यू हो जिससे मेरे पास रीस्टैकिंग वोल्टेज हो दूर हो। So my target is to remove the restacking voltage and finding out the value of the resistance. At that particular value of resistance, the restacking voltage will be removed. Right? So ultimately, our target is the find out the value of this resistance. Okay? तो सेम सर्किट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैंने यहाँ पर क्या करा है, रेजिस्टेंस लगा दिया, राइट। तो ये जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का बन गया है, जो सर्किट जो है ये कुछ इस तरह का बन गया है। आपके पास सोर्स है, ये इंडक्टेंस है, ये आपके पास कैपेसिटर है, और रेजिस्टेंस कॉन्टेक्ट मैंने ऊपर लगाया है। ऊपर का मतलब ये, ऊपर का मतलब क्या है, इन दोनों कॉन्टेक्ट पे जो नीचे ग्राउंड है, तो कुछ आपका इस तरह का सर्किट बन गया है। दिस इज एल, दिस सी एंड दिस इज आर। ठीक है, और यहाँ पे सपोज टोटल करंट फ्लो ये आई, तो दिस इज आई एंड इज आई, टोटल करंट इज आई, एंड फ्लोइंग करंट फ्लोइंग थ्रू सी इज आई सी, current flowing through this resistance is IR। तो आपके कुछ इस तरह का कुछ सर्किट बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सर्किट कॉन्टेक्ट को मैंने यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर आर रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया, ठीक। और वोल्टेज अक्रॉस सी इज वीसी एंड वोल्टेज अक्रॉस आर इज वीआर, राइट, एंड वोल्टेज अक्रॉस एल इज वीएल। ठीक है, तो ये सर्किट पे अपन डील करने वाले हैं। तो इस सर्किट के अंदर आपके पास ये सर्किट रहा यहाँ पे, ठीक है, ये सर्किट है। अब यहाँ पे जो आप क्या कर सकते हो, केवल अप्लाई कर सकते हो, तो टोटल वोल्टेज वीएम इज इक्वल टू वी एल प्लस वी सी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो वी एल प्लस वी सी इक्वल टू वी एल, जो भी लास्ट अभी मैंने अभी डेरिवेशन करवाया उसमें भी यही बताया आपको। तो वी एल प्लस वी सी इक्वल टू वी एल, तो वी एल इक्वल टू एल डी डी टी प्लस वन बाई सी इंटीग्रेशन आई सी डी टी इक्वल टू वी एल, राइट। अब यहाँ पर जो आई की जो वैल्यू है, टोटल करंट सपोज इज आई एंड करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर इज आई सी एंड करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टिव is IR, and summation of we have applied this KCL at this point, and IC plus IR equal to I। यहाँ पर I क्या हो जाएगा, IC plus IR। तो जो I की जो वैल्यू है यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, IC plus IR। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, DIC by dt plus DIR by dt। हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पर DIC by dt आपको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैंने अभी बताया था आपकी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कैपेसिटेंस इज गिवन बाय द C dV by dt and voltage across capacitor is VC। तो IC क्या बन जाएगा, C dV by dt। अब इसका आप क्या कर रहे हो, इसका भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो C तो कांस्टेंट है, तो d IC by dt क्या बन जाएगा, C d स्क्वायर VCT by dt। तो यहाँ पे बन जाएगा C आपका कांस्टेंट है, d स्क्वायर VC
डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या अल्टीमेटली क्या करा, इसका डिफरेंशिएट कर दिया। इसी तरीके से जो आई आर है, तो आई आर के लिए आपको पता है टोटल वोल्टेज अक्रॉस वीसी। तो अगर सी के क्रॉस वीसी है, तो यहाँ पर जो आर के क्रॉस भी क्या होगा, वीसी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, या मैंने अभी आपको बताया, सर्किट बनाया था ये वाला। अगर ये वीसी, अगर ये वीसी है, तो दोनों पैरेलल के अंदर है, तो आर के क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा कितना होगा, वीसी होगा। तो इस तो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टिव सर्किट इट आर इज वीसी डिवाइड बाई आर, मैं लिख सकता हूँ। तो वीसी डिवाइड बाई आर क्या हो जाएगा, एक तरह से आई आर हो जाएगा, राइट, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ वीसी डिवाइड बाई आर इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आर इज द कांस्टेंट, देन 1 बाई आर डी वीसी बाई डी टी। तो 1 बाई आर डी वीसी बाई, ये समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ तक आ गया इक्वेशन तक, इक्वेशन कैसे आएगी, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट देखिए कि अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एल से, एल से मल्टीप्लाई कर दिया, एल सी डी स्क्वायर वी सी बाई डी टी स्क्वायर प्लस एल बाई आर डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी इक्वल टू वी, राइट। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर मेरे को उसका ये कोफिशिएंट एक्सपोज 1 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वीसी को एलसी को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एलसी को कॉमन ले लूंगा, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इस एलसी को दोनों पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो एक ही बात है। तो मैं एलसी को दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एलसी से एलसी आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर वी सी बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई आर सी डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी डिवाइड बाई एल सी इक्वल टू वी एम बाई एल। अब इसका आप हाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो आप यहाँ पर मैं इनिशियल कंडीशन है, तो इनिशियल जो है, इनिशियल में जो आपका जो जनरेटर है कुछ बंद था, तो आपका जो वोल्टेज जो करंट क्या होंगी, जीरो होंगी। तो इनिशियल कंडीशन में जीरो मान के अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, डी स्क्वायर वी सी अपॉन डी टी स्क्वायर, तो एस स्क्वायर वी सी एस आ जाएगा। 1 बाई आर सी आपका कांस्टेंट है, और डी वी सी बाई डी टी का एस पी ऑफ एफ हो जाएगा, और 1 बाई एल सी आपका कांस्टेंट है, और वी सी का क्या हो जाएगा, वी सी एस इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई एस। अब इसका ये चीज ध्यान में रखना है कि जो वी एम है कांस्टेंट है, इसमें गलती मत कर देना, वी एम इज द कांस्टेंट क्वांटिटी एंड वी सी दिस इज द टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो वी सी टी का यहाँ वी सी एस होगा और वी एम इज द कांस्टेंट, तो यहाँ पर वी एम डिवाइड बाई एस होगा। यहाँ पर आप गलती मत कर देना, ठीक है, ध्यान रखना है। Vc is the time dependent quantity and Vm is the constant quantity, ठीक है। VCS आप यहाँ पे कॉमन ले लो, तो एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई आर सी इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाई एल सी, और 1 डिवाइड बाई एस इंटू एल सी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। अब मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस चाहिए। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस VCS, इस पार्ट को आप नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो Vm डिवाइड बाई एल सी, ये जो एस पार्ट है उसको मैंने नीचे ले लिया है, और एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई आर सी एस प्लस 1 डिवाइड बाई एल सी। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये वाला जो ये इक्वेशन है, इसमें ये जो इक्वेशन अल्टीमेटली जो कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया था आपको, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मींस वोल्टेज अक्रॉस दिस कांटेक्ट, ठीक है। इस कांटेक्ट के क्रॉस जो वोल्टेज है, मतलब जो रीस्टैकिंग वोल्टेज है, और रीस्टैकिंग वोल्टेज में क्या है, ट्रांजिएंट्स है। तो ट्रांजिएंट्स को दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी मुझे ट्रांजिएंट नहीं चाहिए, तो मेरे पास जो इस एस में जो पार्टिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स है वो क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो रियल रूट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। फॉर द रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दूंगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बी इज द 1 डिवाइड बाई आर सी, ए इज द 1, और सी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एल सी। मैंने पुट कर दिया 1 डिवाइड बाई आर सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई एल सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब 1 4 इंटू एल सी को आपको राइट हैंड साइड में ले गया मैं, 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 डिवाइड बाई एल सी, और यहाँ पर आप एल सी से एल सी यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई एल सी आ जाएगा। और इसको आप अगर दोनों साइड में अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो, तो आर लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, ये 1 बाई 4 1 डिवाइड 2 बन जाएगा, और यह आ जाएगा रूट ऑफ एल डिवाइड बाई सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका रेजिस्टेंस 1 डिवाइड बाई 2 रूट एल बाई सी से
बराबर होगा या उससे कम होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो ट्रांजिएंट आ रहे हैं वो आपके पास रिमूव हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको जो स्टैकिंग वोल्टेज जो ट्रांजिएंट्स आ रहे हैं वो रिमूव हो जाएंगे। दैट मीन्स अब मुझे पता चल गया है कि अगर मैं उस पर्टिकुलर सर्किट ब्रेकर के क्रॉस वो रजिस्टिव उस पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ, तो जो मेरा पास ट्रांजिएंट आ रहा था, रजिस्टेंस वोल्टेज आ रहा था, वो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो वो मुझे पता चल गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास रजिस्टिव जो आर की वैल्यू है लेस देन होगा इक्वल टू होगा, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये जो ट्रांजिएंट है वो दूर हो जाएंगे, राइट। बट ये ज्यादा हो गया तो उस केस में आपके पास जो है ये ट्रांजिएंट जो है आपके पास ये बनेगा। ठीक, उस केस में आपके पास ट्रांजिएंट बनेंगे। और इसका मतलब जो इसकी क्रिटिकल वैल्यू है, जिस वैल्यू से ये कम होगा, तो इस क्रिटिकल को बोलते हैं अपन आर क्रिटिकल। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/2 √L/C। तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव टू रिमूव द रीस्टैकिंग वोल्टेज, वो और जो कैपेसिटी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड। इसको अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस स्विचिंग मेथड। इसकी हेल्प से अपन रीस्टैकिंग वोल्टेज को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? तो हाँ, तो आपके जो फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट सारा कंप्लीट हो गया है, और 2 से 3 न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा कल। तो कल आपकी फर्स्ट जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कल आपके सीटी के 2-3 न्यूमेरिकल जो बच रहे हैं वो मैं आपको करा दूंगा, कि टूट तो अभी रहे नहीं, टूट की जगह लेक्चर लगे। तो आपको मैं जो कल जो है 2 से 3 न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मैं कल करा दूंगा, तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कल कंप्लीट हो जाएगी। वो किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।